Most welcome all of you in Pearl Academy. Now I am again starting one by substitute class. This class will be continue 3 or 4 videos, and you will be very agreeable and constant person. So I am trying again and revise again. This class will be most important for your forthcoming examination. Now come to series. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका जो छठा क्वेश्चन है वो आपके सामने विजुअलाइज हो रहा है और इसे आप देखें और हमारे प्रश्न का जवाब दें। तो देखो प्रश्न का जवाब कहाँ से ले रहे हैं हम लोग। तो देखें ए पर्सन हु ट्रेवल्स और फ्रॉम कहता है प्लेस टू प्लेस स्पेशली फॉर वर्क। कहता है एक व्यक्ति जो है कहता है ट्रेवल माने यात्रा करता है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता है और कहता है स्पेशली फॉर वर्क। वर्क ये कहता है काम के लिए, काम के खातिर जो है एक स्थान से मतलब कहने का मतलब है काम या कहते हैं कि जॉब। यहाँ पर वर्क की जगह हम यहाँ करते हैं कि जॉब की तलाश में। हो सकता है परीक्षा में कुछ चेंजिंग दिए हो, वर्क की जगह पर जॉब दिया गया हो, घबराए नहीं, वही चीज है जो जॉब है या वर्क है। जो काम या जॉब की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाता है, घूमता है, उसके लिए कहते हैं क्या शब्द होगा। तो देखें फिर ऑप्शन दिया गया है वैग्रेंट, नोमैड, पिलग्रिम और इटिनेरेंट। तो सबसे पहले देखो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं देखो कितने सुटेबल दिए गए हैं। इसको देखें तो ये वैग्रेंट माने ये भी व्यक्ति होता है, कहता है कि वंडर, WONDER, वंडरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक ये भी दिया गया है। तो ये भी कहता है एक स्थान से दूसरे स्थान को ये भी जाता है वैग्रेंट। लेकिन बात ये है कि ये तो जो कर रहा है यात्रा ये एमलेसली है, AIM और LESSLY। अगर कोई व्यक्ति घूम रहा है एक स्थान से दूसरे का भ्रमण कर रहा है, जा रहा है, लेकिन उसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो कहा जाता है हिंदी में उसको कहा जाएगा वैग्रेंट माने होता है आवारा। आवारा देखो मैंने हिंदी लिख दी, इसका वैग्रेंट का हिंदी होगा आवारा। और जबकि पूछा मुझसे ये गया है ये पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, स्पेशली कहता है विशेष तौर पर अपने काम या नौकरी की तलाश में, अपनी जीविका की तलाश में इधर उधर घूम रहा है, खोज कर रहा है, तलाश रहा है। तो ये तो भैया जब कहते हैं कि ये एक व्यक्ति ऐसे ही आवारा, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है, वो घूम रहा है, तो एमलेसली है, मिल जाएगा खाने को तो ठीक है। मतलब आता है ये पर्सन कहता हु इज वंडरिंग और मूविंग प्लेस टू प्लेस और फॉर बेगिंग समथिंग टू लिविंग। तो कहता है कुछ जीने के लिए, खाने के लिए बस मिल जाए तो ठीक है, उसका कोई मकसद नहीं है, तो ये वैग्रेंट आवारा हो गया। हमें आंसर देखना है 1 बाय सब्स्टिट्यूशन पर क्या मांग रहा है। नोमैड ये होता है बंजारा, नोमैड का अगर हिंदी बनाएंगे तो भी बंजारा ये भी होता है। मूविंग आता है वॉन्डरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यही चीज चले फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ये भी आता है। लेकिन बात ये है, अंतर इतना है नोमैड में कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो होता है अपने लिवलीहुड के लिए या जीविका के लिए एक स्थान दुनिया LIVELIHOOD, यहाँ लिवलीहुड शब्द आएगा जब परीक्षा में आएगा। तो कहता है एक व्यक्ति जो है अपनी जीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करता है, घूमता है, जाता है। लेकिन बात ये होती है नोमैडिक बंजारा के लिए होता है, लेकिन इसका कोई स्थायी घर नहीं होता है। मतलब कहने के केवल एक स्थान से बात वही खाना बदोस्ती जीवन वाला, तो खाना बदोस्ती जीवन वाला ही तो नोमैड होता है। बस इसके लिए जानना है। तो हमें केवल अगर परीक्षा में आ जाए तो नोमैड वहां पर लिखा होगा, कहता लिविंग फॉर हिज लाइफ ओनली लिवलीहुड,
तो ये यही बात जो होती है हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। और विदाउट देयर इज नो, कहता है कि नो स्टेबल, STABLE स्टेबल हाउस, उसका कोई एक निश्चित कोई स्थायी घर नहीं होता है। यही है नोमैड, जिसका कोई स्थायी घर ना हो वही नोमैड है, वही बन जा रहा है लिबरेट। पूछा तो मुझसे कुछ और जा रहा है। ये कहता है ये पिलग्रिम, ये पिलग्रिम माने मालूम है आपको है, तीर्थ यात्री, तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा, पिलग्रिम, ये तीर्थ यात्रा से संबंधित है। तो कहने वाला ये भी वही करता है कि वैंडरिंग या मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर रिलीजियस पर्पस, फॉर रिलीजियस रीजन। यहां पर कोई मतलब होता है प्लेस टू, अगर हम देख लें तो कहता है कि प्लेस टू प्लेस और फॉर रिलीजियस, RELI और GI, रिलीजियस रीजन, REASON, कहता है ये धर्म। और फॉर ए होली प्लेस, यही होली प्लेस, यही लिखा होता है HOLY होली प्लेस, PLACE, वही आपको दिया होता है। तो कहते हैं कि पिलग्रिम है, तीर्थयात्री है, तो कहता है प्लेस टू प्लेस भ्रमण करता है, जाता है। और काहे के लिए? फॉर रिलीजियस रीजन, रिलीजियस पर्पस, धार्मिक उद्देश्य हेतु, धार्मिक मकसद हेतु। होली प्लेस, एक ऐसा पवित्र स्थान, तो पवित्र स्थान की यात्रा करने वाला। और यहाँ तो एक जाब की बात दी गई है, एक ये देगा इटिनेरेंट, ये भी होता है। तो कहने वाला होता है घूमने वाला, अगर हिंदी देखे तो घूमने वाला, या कहते हैं कि घूमने वाला, खोजने वाला, खोजने वाला, क्या खोजना चाहता है ये? तो कहता है कि ए पर्सन, कहता है हु इज वॉन्डरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और फॉर जॉब। ये देखो जॉब, प्लेस टू प्लेस फॉर जॉब, यहां पर लिख दें हो जाएगा प्लेस टू प्लेस और फॉर जॉब। ये देखो लिख गया जॉब, ये जॉब, जॉब या कहते हैं कि वर्क, ये WORK, ये वर्क। यही है, एक व्यक्ति जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, काहे के लिए जाता है? तो कहता है अपनी काम की तलाश में, अपनी जीवन की उद्देश्य है उसका कि अपने जॉब या काम की तलाश में, यही आपका इटिनेरेंट है। यही जब आपने जान लिए चारों अर्थ, ये देखो चारों इतने अच्छे ऑप्शन दिए गए थे, हम तो ये सोच भी नहीं रहे थे क्या सेटिंग करने वाले ने चारों ऑप्शन ऐसे मिलाए। तो वो वैग्रेंट भी वही मिलाया, ये भी वॉन्डरिंग का काम करता है प्लेस टू प्लेस, नोमैड है ये भी वॉन्डरिंग का काम करता है, पिलग्रिम ये भी वॉन्डरिंग करता है, एक स्थान से ये भी भ्रमण करता है, घूमने जाता है, इटिनेरेंट ये भी एक स्थान से भ्रमण करता है, घूमता है। लेकिन मकसद क्या है? तो कहता है वैग्रेंट के लिए एक शब्द दिया गया होगा, वो दिया गया होगा एमलेसली। ये शब्द इंपॉर्टेंट, यही एमलेसली शब्द जो है ये वैग्रेंट को पकड़ करता है। अगर कहीं आपका फ्रेज आ जाता है, वन बाय सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, तो वैग्रेंट किसके लिए होगा? तो वॉन्डरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सबके लिए कॉमन है, लेकिन ये एमलेसली शब्द इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वैग्रेंट फॉर एमलेसली के लिए प्रकट कर जाएगा, तो ये आपका ट्रिक बन जाएगी, वैग्रेंट फॉर एमलेसली। ये कहता है नोमैड, कहता है नोमैड फॉर लिवलीहुड, कहता है ये जीविका के लिए, तो साथ ये मिलेगा, पक्का है यही मिलेगा। तो कहता है नोमैड किसके लिए? नोमैड से देखे तो बंजारा होता है, लेकिन बात इस बात की है कि नोमैड है किसके लिए? नोमैड फॉर लिवलीहुड के लिए, या अपनी जीविका की तलाश करने के लिए, खाता है और कमाता है, कोई निश्चित कोई घर है ही नहीं। तो कहता है नो स्टेबल हाउस, का कोई अपना निश्चित घर ही नहीं होता है। तो ये आपका लिवलीहुड। कहता है वैग्रेंट के लिए एमलेसली शब्द मिल गया, नोमैड के लिए लिवलीहुड शब्द मिल गया, पिलग्रिम के लिए एक जो मिल गया है, क्योंकि तीर्थयात्रा रिलीजियस पर ये आएगा, ये आपका फ्रेज में दिया गया होगा, यही तो आपको बताएगा पिलग्रिम में है। इटिनेरेंट, ये भी घूमने वाला, ये भी सब क्या घूमने वाले हैं, सब भ्रमण करने वाले हैं। अब इसके लिए मुझे क्या शब्द मिले? हाँ, इसके लिए शब्द मिलेगा, ये शब्द मिलेगा फॉर जॉब या वर्क। तो सीधा याद कर लो आप, कहने का मतलब है कि वैग्रेंट के लिए एमलेसली शब्द आएगा, पिलग्रिमेज के लिए रिलीजियस शब्द आएगा, नोमैड के लिए आपका लिवलीहुड शब्द आएगा, ठीक है, इटिनेरेंट के लिए
फॉर जॉब या वर्क। ये जो मैंने आपको सर्किल किया है, यही आपका मकसद यहीं से पूर्ण होता है, इन्हीं शब्दों को याद करना होता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 जी, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। और जैसे ही कहता है पर्दे पर कोई सीन आती है तो तुरंत ही ये दिया गया है क्वेश्चन। कहता है कि यहां से पढ़ें आप, यही क्वेश्चन दिया गया, वो हिंट दी गई थी। द स्पेस फॉर रूम, द स्पेस अथवा रूम, कहता है जगह, स्पेस मानी भी जगह, रूम मानी भी जगह, कहता है जगह, कहता है दैट इज एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, जो किसी भवन या इमारत के ठीक ऊपर का जो स्थान है, टॉप मानी चोटी, ऊपर का, ये देखो टॉप, चोटी, अथवा कहता है जस्ट बिलो द मेन रूफ, जो कहता है उसका जो कितना अच्छा वेरीफाई किया है, लेकिन बात यहां लगा, अथवा कहता है जस्ट ठीक नीचे द मेन रूफ, और जो कहता है जो मुख्य भाग छत है उसके ठीक नीचे का भाग, वो बताना है कि उसके लिए क्या होगा, द स्पेस आर रूम। और कहता है दैट इज एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, जो कहता है भवन या इमारत के ठीक ऊपर होता है, लेकिन अथवा कहता है जस्ट बिलो द मेन रूफ, और जो उसके ठीक नीचे भाग का हिस्सा होता है, उसके लिए देखो सब दिए गए हैं। ये देखो डोम दिया गया है, ये सीलिंग दी गई है, स्टेज दिया गया है, ये एटिक दिया गया। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो हम जब तक पढ़ने से पहले कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मेरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए एक फेयर वर्ड का चुनाव करते हैं, एक सुटेबल वर्ड का चुनाव करते हैं। और मैंने पीछे वाले कल वाले जो वीडियो बताया था कि जब भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आप तैयार हों, हल करने के लिए परीक्षा में आए, तब उस स्थिति के लिए तो ये ध्यान रखें उसमें कुछ एक विशेष शब्द होता है, वो विशेष शब्द ही उस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक पार्ट बन जाता है। तो इसमें देखो दिया गया है द मेन रूफ, ये देखो, और इसके पर एक बिलो लगा, ये देखो बिलो, ये शब्द लगा, यहीं से आपकी पकड़ आएगी। तो कहता है क्या, डोम माने तो गुम्बद होता है, गुम्बद, ये तो गुम्बद हो गया, ये स्फेरिकल पार्ट ऑफ बिल्डिंग। तो स्फेरिकल पार्ट ऑफ बिल्डिंग होता है, ये गुम्बद होता है, जो कहता है इमारत का एक गोल भाग जो ऊपर की होता है। तो कहता है स्फेरिकल पार्ट ऑफ बिल्डिंग और दैट इज एट द टॉप। तो कहता है जो इमारत का ऊपर भाग होता है, जो गोल गुम्बद जैसा होता है, क्या वो तो पूछा नहीं गया, मुझे तो कुछ और चीज पूछ रहा है, गलती हो गई है, इसके मतलब ऑप्शन हमारा ए नहीं है। कहता है सीलिंग, जैसे शादी पार्टी में जाते हैं तो काफी पर्दे ऐसे वगैरह होते हैं जो सीलिंग लगाई जाती है। तो सीलिंग, तो सीलिंग जो होती है अंदर की छत, ये अंदर की। तो एक जो होता है इनसाइड पार्ट ऑफ द रूफ, एक होता है आउटसाइड ऑफ द रूफ। तो बिल्डिंग का जो नीचे का भाग जो होता है, ये बिलो पार्ट जो होता है, वही तो बोलते हैं छत, ये अंदर की सीलिंग, ये तो सीलिंग, यहाँ पंखा लगा होता है तो हमेशा बोला करते हैं सीलिंग फैन, सीलिंग फैन। ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि हम लोग ये अपर फैन लगा दें, हाँ, कोई डाउन फैन के लिए थोड़ी बोलते हैं, हमेशा सीलिंग, छत के नीचे, ऊपर वाली छत का नीचे वाला भाग, तो ये सीलिंग अंदर की छत। पूछ रहा है कि बिलो द मेन रूफ, और ये टॉप लगा हुआ। ठीक है, स्टेयर, स्टेयर माना होता है सीढ़ियां, हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में सीढ़ियां, जहां पर जरूरत पड़ेगी, मुझे अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश टू इंग्लिश शब्द की जरूरत पड़ेगी, वहां पर मैं वो बता दूंगा, लेकिन तब तक जानने की ये कोशिश करें कि शब्द के अर्थ और उसका पर्याय क्या। स्टेज माने सीढ़ियां, मतलब गो अपवर्ड ऑन द बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर वाले भाग पर जाने के लिए जो बनाई जाती हैं स्टेप बाय स्टेप, वही तो सीढ़ियां होती हैं। तो इसका मतलब ये भी पूछ रहा है, तो मतलब ये भी आंसर गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, और ये भी गलत है। आंसर तो कुछ और बात। एटिक, एटिक माने हम लोग अपनी दूसरी भाषा में, गांव की भाषा में कहते थे अटारी, क्या कहा करते थे, अटारी। तो अटारी कहते कहाँ हो, अरे अटारी पर है, तो वही बिल्डिंग का ऊपर वाला, ये तो टॉप दिखा, ये टॉप पर एटिक, आपका सही लग गया आपका, ये टॉप पर एटिक लगा हुआ था।
तो कोई ज्यादा कठिन नहीं था। हमने केवल क्या था कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग लिखा हुआ था और कहता है ये मेन रूफ, तो छत के ऊपर वाला मेन भाग होता है वो 80 की होता है, ये 18 ये दिखेगा। तो स्टेयर से है ही नहीं, सीलिंग से है ही नहीं, डोम से है ही नहीं, 3 ऑप्शन अपने पकड़ गए, चौथा ऑप्शन आपका डी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट की ओर ले चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पीछे परीक्षा में पूछा गया, पीछे परीक्षाओं में पूछा गया, ये वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। ये देख रहे हैं, लगाएं, और इसके लिए बहुत साधारण तरीका भी मेरे पास है। तो पहले बात क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो पूछ क्या रहा है, देखो, कहता है कहता है इरेशनल फियर ऑफ स्नेक और फॉर द गिवन इरेशनल फियर ऑफ द स्नेक, ये कहता है कोई व्यक्ति को कहता है सांप से विशेष तौर से डर लगता है, इसका इरेशनल फियर माने भय ऑफ स्नेक, मतलब होता है कि कहीं ना कहीं से व्यक्ति को जैसे कह दिया जाए कि मुझे तो कहता है किसी के रक्त को बहते हुए देख लेता हूं तो कहता है मुझे डर न लगता। ऐसे कहते हैं कुछ लोग किसी के झगड़े को देख लेते हैं, झगड़ते लोगों को, उनसे भी डरने लग लेता है। ऐसे कि बाढ़ के पानी को दे लेते हैं तो डर, ये भिन्न भिन्न प्रकार के। यहाँ पर है द इरेशनल फियर ऑफ स्नेक, कहता है कि सर्प को देख करके भय पैदा होना, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो कहता है बड़ा जीनोफोबिया। तो जो फोबिया शब्द लिखा है सभी में लगभग लगा हुआ है, ये लिखा है फोबिया। देखो फोबिया शब्द जो है सभी में लगा हुआ है, ये देखो फोबिया लगा, ये देखो फोबिया सभी में लगा हुआ है, ये फोबिया। तो सबसे पहले जाने फोबिया शब्द क्या होता है, देखो ये फोबिया, फोबिया माने ही होता है फियर, FEAR, फोबिया माने ही डर होता है। अगर आप अपनी डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि फोबिया मीन्स क्या होता है, तो फोबिया मीन्स होता है फियर। ये अब इसके पीछे देखो क्या है, कहते हैं मतलब उपसर्ग क्या लिखा है, प्रेफिक्स क्या लगा हुआ है, इसमें देखो जीनो लगा हुआ है, इसमें क्या लिखा था ओफीडियो लगा हुआ है, इसमें नेक्रो लगा हुआ है और इसमें नोमो लगा हुआ है। ठीक है, सब में प्रेफिक्स लगा हुआ है, मतलब है फोबिया एक शब्द है और फोबिया के पीछे जो लगा हुआ है जो प्रेफिक्स है, जिसे हिंदी भाषा में कहते हैं उपसर्ग लगा हुआ है, इसी उपसर्ग से ही इसको निर्धारित करना है, डिटरमाइन अगर करना है तो जो उपसर्ग लगा हुआ है मतलब जो प्रेफिक्स लगा हुआ उसी से डिटरमाइन होगा। ये तो डिटरमाइन करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले जीनो दिया गया है, तो सबसे पहले इसको भी समझ लें जीनो मीन्स क्या होता है, तो कहता है FENO, ये जीनो, FENO जीनो, शायद आपने पढ़ा होगा जीनो मीन्स क्या होता है। जीनो माने होता है स्ट्रेंज, इसको अगर देखा जाए तो जीनो के मीन्स होता है स्ट्रेंज। ये मैं हटा रहा हूं इसको, यहाँ की खास मुझे जरूरत नहीं है। तो जीनो के मीन्स पहले शब्द लेगा, जीनो में होता है स्ट्रेंज, या STRANG, स्ट्रेंज, ये स्ट्रेंज होता है, जीनो मतलब स्ट्रेंज। अगर इसका देखें तो होता है हिंदी में पराया या फिर कोई विचित्र, अनोखा, ये विचित्र या अनोखा हो गया। कहता है कोई ऐसा जो मुझसे मेल नहीं खा रहा है और वो मेरा का है ठीक अपोजिट है, हमसे ठीक अपोजिट गुणों वाला है और उससे मेरा कोई मैच नहीं खा रहा है, तो वो पराया हो गया। तो पराया हमारे विचित्र है, तो विचित्र किसी वस्तु प्राणी को देख करके डर होना, विचित्र हमारे गुणों से बिल्कुल भिन्न, हमारे नेचर से भिन्न, हमारे हैबिट से भिन्न, वो भिन्नता का अर्थ होता है जीनो माने स्ट्रेंज, मतलब भिन्न होना, मतलब पराया विचित्र होना। तो देखो जीनोफोबिया, ये अगर इसका हिंदी अर्थ देखें तो ये होता है फियर ऑफ, फियर ऑफ इंटीमेसी,
INTI और MACY, फियर ऑफ इंटीमेसी। इंटीमेसी मतलब होता है जिनको कहता है कि पुरुष स्त्री के बीच में जो संबंध होता है, प्रेम संबंध, उस प्रेम संबंध से मुझे डर लगता है। तो ये देखो जीनोफोबिया लिखा हुआ है और कहता है कह और फार यहाँ पूछ रहा है मुझसे स्नेक की बात, तो स्नेक तो यहाँ है नहीं, तो इंटीमेसी की बात देखिए, प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रलाप की बात है। हमें स्त्री से प्रेम, हमें स्त्री प्रेम से मुझे डर लगता है, ये स्त्री प्रेम से डर है, मतलब होता है यौन, यौन भय। इसको अगर हिंदी लिख रहे हैं तो कहता है यौन भय, यौन भय। ये देखो यौन भय लिखा हुआ है, ये जीनोफोबिया में होता है। अगर याद कर दें तो जीनो का याद करना है तो ये देखो लिखा है जीनो, तो अर्थ नहीं जान पाओ तो ये जेंडर से जान लो, जीनो मतलब जेंडर, और जेंडर स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। तो कहता है एक व्यक्ति को एक जिसे फीमेल है और उसे यौन संबंध से डर लगता है, तो कहता है फियर ऑफ इंटीमेसी, यही यौन भय। तो जीनो माने ये होता है जेंडर से, लगा लेंगे एप्टिक लग जाएगा। फिर कहता है ओफिडियोफोबिया, तो ओफिडियो, तो इसका शब्द देख लो, OPHIOPDO, ये ओफिडियो लिखा, फोबिया तो सभी में लिखा है। तो ओफिडियो में मीन्स क्या होता है देख लो, अनोखा प्राणी, और ये भी होता है, इसको कह देंगे विचित्र प्राणी। ओफिडियो मीन्स नहीं होता है कि अनोखा प्राणी, विचित्र प्राणी, और जो जिससे मुझे कहा हो खतरे का भय, ये देखो खतरे, खतरे का भय। अगर आप देखेंगे कि ओफिडियो मीन्स क्या होता है तो अपन निकाल के देखेंगे, या कहीं थी और माध्यम से जब देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा ओफिडियो मीन्स क्या होता है। ओफिडियो मतलब होता है कोई ऐसा प्राणी, कोई ऐसा जीव जंतु और जिससे मुझे खतरे का भय है। तो जो खतरे का भय होता है तो ओफिडियो फोबिया, फोबिया माने भय है, ये ओफिडियो माने होता है खतरे का भय। तो इसके मतलब होता है, इसी का हिंदी होता है फियर, फियर ऑफ स्नेक। अगर देखेंगे तो यही होता है, इसका मतलब अगर वन वर्ड शब्द बनाएंगे ना, SNAKES, स्नेक, फियर ऑफ स्नेक, तो कहता है ओफिडियोफोबिया, तो कहता है कि सर्पों से भय, इस सर्पों से भय हो गया। अब आया निक्रोफोबिया, अब शब्द आ गया निक्रो, NECRO। निक्रो का अर्थ हमने कहा था कि प्रत्येक जो है फोबिया एक मूल शब्द है, और फोबिया के पहले जो है आपका प्रेफिक्स लगा हुआ, उपसर्ग लगा, वो उपसर्ग जो है या तो लैटिन भाषा का है, या स्पेनिश भाषा का है, या फिर इंग्लिश भाषा का है, उसका अपना एक विशेष अर्थ है। उस विशेष अर्थ के साथ ही इन सारे शब्दों का एक विशेष अर्थ यहाँ पर कंजुगेटेड किया गया है। तो हम लोग यही देख रहे हैं निक्रोफोबिया। अब निक्रो माने क्या होता है, निक्रो का देखिए तो मिलेगा मुझे अर्थ मिलेगा DEATH, डेथ। निक्रो के मतलब है डेथ होता है, जो कितनी अच्छी बात, याद कर लो भैया। ओफिडियो मीन्स का होता है खतरे का भय जिससे हो जाता है, विचित्र कोई प्राणी, ये खतरा हो मुझसे, तो कहता है ओफिडियो माने खतरे का भय। ठीक कहता है भैया ये बताओ कि जीनो मीन्स क्या होता है, जीनो माने होता है कोई प्राय विचित्र जो हमसे भिन्न हो, तो वैसे यौन से भय हो जाता है। अब कहता है नेक्रोफोबिया, यहाँ पर अगर लिख दें तो लिख दे सकते हैं हम फियर ऑफ डेथ, DEATH, जिसको मृत्यु से भय होता है, अरे एक दिन मुझे तो मरना पड़ेगा, हाँ अरे बहुत, फिर एक दिन मैं बुढ़ापा आएगा और फिर मैं मरूंगा, ये सब मैंने जो कमाया, इतनी प्रॉपर्टी, इतनी संपत्ति, यार ये सब यहीं छूट जाएगी, यार मुझे मरना नहीं चाहिए यार, ये ईश्वर यार ऐसा करो मुझे एक जीवन यहीं से दे दो, दोबारा जन्म ना लेना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है, और वनडे डाई ऑफ ऑल, एक दिन सभी को मरना है, तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक फोबिया है, तो फियर ऑफ डेथ। अब आएगा तो नोमोफोबिया, देखो नोमो का अर्थ देख लेते हैं हम लोग, नोमो, ये देखो नोमो, बस एक टीचर की यहीं पर जरूरत पड़ जाती है, जहां से हम लोग पढ़ते पढ़ते रटते रटते हम परेशान हो जाते हैं, कभी हम पढ़ा और 2-4 दिन में भूल जाते हैं, तो एक कुछ तरीका होता है उसका। तो हम देखेंगे भैया ये फोबिया तो शब्द मूल था,
हमारा मूल था, मतलब ओरिजिनल वर्ड था, उसके पहले आगे पीछे जो लगाया गया था वही हिंदी वाला पढ़ते थे, प्रेफिक्स और सफिक्स, मतलब उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्ययों का ही तो निर्माण यहाँ पर भी हो रहा है, वही चीज चल रही है। तो ये नोमो मिल गया। तो नोमो का अर्थ अगर देखें तो देखो क्या होता है नोमो, कहता है वस्तु का विलीन, या कहते हैं खोना, मतलब नोमो मतलब होता है खो जाना। अगर नोमो का अर्थ देखेंगे तो सीधा सीधा अर्थ है, देख लो, मैं फिर आज कर रहा है नोमो, NOMO, नोमो मीन्स मनाता है खो जाना, या कहते हैं गायब हो जाना। ये देखो गायब हो जाना, ये नोमो का अर्थ है। देख लो, चाहे कहां से पढ़ लो, आप डिक्शनरी उठा के देख लो, आप अन्य कहीं से देखेंगे तो अर्थ कोई गलत नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, अपने 40 वर्ष के इंग्लिश के अनुभव से पढ़ा रहा हूं। और जब तक मैंने कम से कम अपने लाइफ में मैंने देखा है, बच्चों ने, मेरे अन्य भी लोग, तो उन्हें सभी ने देखा है गुरुजी आप जब पढ़ाए हो तो पढ़ाया हुआ बहुत सटीक पढ़ाते हो और परीक्षा के बहुत नजदीक पढ़ाते हो। हमें तो 80 से 90% परीक्षा ही आप पढ़ा देते हो, और जब पढ़ाते हो आप तो, और मैं कभी भी आपके पढ़ाई को भी भूलता नहीं हूं। आप याद करवा देते हो, याद रखवाते हो, कुछ नहीं है, ये सब गुरु की प्रेरणा है, सब ईश्वर की कृपा है। तो कुछ नोमो का अर्थ खो जाना, गायब हो जाना। अब देखो ये नोमो लिखा हुआ है, फोबिया, तो किसी वस्तु के खोने का भय, किसी वस्तु के खोने। तो यहाँ पर एक शब्द है, वस्तु तो नहीं दी जाती है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द नियम दिया गया, तो कहता है कि यहाँ पर लिखा जाता है फियर ऑफ लूजिंग मोबाइल। यहां पर एक शब्द दिया गया फियर ऑफ लूजिंग मोबाइल, ये देखो दिया गया। तो हमें एक मोबाइल के खोने का, आजकल अक्सर कर ऐसा होता है, हाँ 50,000 का 60,000 का मोबाइल है, अरे ये कहीं खो गया तो फिर कमाल हो जाएगा। घर वाले तो सीधे मुझे बैठने भी नहीं देंगे, रहने भी नहीं देंगे, बड़ा मुश्किल तो ले पाया। एक तो ये डर, कहीं बारात पार्टी इधर गए, बहुत मजबूती से रखते हैं। और कहीं आप शादी पार्टी घर से बाहर जा रहे हैं, मोबाइल के घर पे रख गए और धोखे में भूल गए, तो भी ये आता अरे यार मोबाइल तो घर पे भूल आया हूँ, ऐसा लगता है कि मैं तो आधा अधूरा हूँ। मुझे लगता है कि यार दुनिया का सारा काम मैं उस मोबाइल में ही छोड़ के चला आया, अब मुझे अच्छी नहीं लग रहा, क्या करूं। सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं और मैं मोबाइल के बिना ऐसे ही घूम रहा हूँ, सिलेंडर बना हुआ। तो कहने का मतलब यही है नोमोफोबिया, फियर ऑफ लूजिंग मोबाइल, मोबाइल के खोने का भय, मोबाइल के गमन हो जाने का भय, या कहते हैं मोबाइल कहीं खो ना जाए, एनी अदर वे दैट इज लॉस्ट, कहीं खो ना जाए, इसका भी भय मुझे रहता। तो यही आपका नोमोफोबिया। अब अर्थ मुझे जानना है ऊपर वाले में, इरेशन ऑफ फियर स्नेक, कहता है एक व्यक्ति जिसको कहता है सर्पों से भय होता है, तो सर्पों से भय क्या लिखा, फियर ऑफ स्नेक, हमने ओपीडियो फियर लगा दिया, ऑप्शन भी सही है, ऐसे लगाएंगे इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग। चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को, और मैं अपने 3 से 4 वीडियो में विधिवत पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, चाहे कोई कितना बड़ा अंग्रेजी का पढ़ाने वाला क्यों न हो, लेकिन जब वो मेरे से सीखेगा ना, जानेगा, यहाँ बकवास नहीं है, यहाँ हकीकत है, अपने जीवन का एक तजुर्बा, जो बच्चों के साथ दिल से बात करना, उनके मन से बात करना, उनकी आत्मा से बात करना। कल मुझे अपने बच्चे ही अपने देश के भविष्य बनाना है, हमें उस हिसाब से चलना है ना कि मुझे अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन मेरा कहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है मेरा क्वेश्चन। द टेलर वाज कॉल्ड टू स्टिच द लॉन्ग लूज गाउन, कहता है कि द टेलर, यही दर्जी सिलने वाला कपड़ा, बाद कहता है कॉल्ड माने बुलाया गया था, काय के लिए बुलाया, स्टिच द लॉन्ग लूज गाउन, एक लंबा गाउन, वही लवादा, लंबा जो कपड़ा पहना जाता है ऊपर लबादा बोलते हैं हिंदी भाषा में। तो कहता है कि कॉल्ड टू स्टिच माने सिलने के लिए द लॉन्ग लूज गाउन, एक लंबा पहना जाने वाले कपड़े को, जिसको कहते हैं अगर देखे तो गंजी भी कहा जाता है। क्या पहनते हुए, पूरे से ऊपर से नीचे, ए फिट क्लोथ फॉर बियरिंग, चम्मन,
एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कपड़े को फिट ऊपर से पहन लेता है और लंबा कपड़ा होता है, वही दिया गया था द स्टिच द लॉन्ग लूज गाउन। और कहता है बोर्न बाई प्रिस्ट, और बियर का थर्ड फॉर्म लिखा है बोर्न बाई, मतलब धारण किया जाता, पहना जाता है, किसी द्वारा पहना जाता, प्रिस्ट माने पुजारियों के द्वारा। कहता है एंड, कहता है कोरिस्टस, और कहता है कि उन लोगों के द्वारा, कहता है जो पूजा पाठ का काम करते हैं धार्मिक मंदिरों में, कहने का मतलब है यहाँ पर ईसाई मंदिरों में पादरियों के द्वारा। तो ये कहता है कोरिस्टस, तो इसके द्वारा जो पहना जाने वाला लंबा कपड़ा है उसके लिए मुझे छाड़ना है। सब देखो क्या होगा, सब कपड़ों से संबंधित दिए गए हैं, देख लो, इनके भी अर्थ देख लो, और अर्थ जब मालूम हो जाएंगे तो आप भूल से बच जाओगे। तो पहले लिखा था फ्रॉक्स, सही है। तो कहते हैं फ्रॉक्स कहा, तो भैया ये तो छोटे छोटे बाल बच्चे होते हैं ना हमारे घर में, लड़कियां होती हैं, तो फ्रॉक्स, तो ये फ्रॉक्स मतलब होता है, ये देखो लिखा हुआ है फ्रॉक को अपनी भाषा में, फ्रॉक मतलब होता है एक छोटा कपड़ा, ठीक है, जो लहरदार होता है और पहना जाता है, जिसे बच्चियां पहनती हैं, मतलब एक छोटा स्टार्ट, मतलब यहां लिख दें अगर SHORT स्टार्ट क्लोथ, और दैट इज स्फेरल, या PHERAL, स्फेरल जो घेरादार कपड़ा होता है, छोटा सा बनाया जाता है लड़कियों पहनने के लिए, वही आपका फ्रॉक है। क्या ले आए, बच्ची के लिए फ्रॉक ले आए, वो फ्रॉक है। ये लिखा था कैसॉक, फिर लिखा पेटीकोट, फिर लिखा, यहाँ तो पेटीकोट से मतलब जो फ्रॉक है वो छोटा भाग है, मतलब ऑप्शन आपका ए गलत हो रहा है, ऑप्शन आपका सी गलत हो रहा है, ऑप्शन बी और डी में दिया गया है, ये आपका दिया गया है। दिखाओ कैसॉक, ए लॉन्ग, और फिर लिखा आता है लूज फिटिंग, या ITTI, लॉन्ग लूज फिटिंग, लॉन्ग लूज फिटिंग क्लॉथ। कैसा कहता है एक लंबा ढीला ढाला होता है, लेकिन फिटिंग क्लॉथ होता है, और काहे के लिए होता है, अक्सर क्या देखा जाता है कि फॉर प्रिस्ट, यहाँ पर लिख दे तो वो अर्थ आपको वहां से मिल जाए, फॉर प्रिस्ट, PRIESTS, देखो ये पुजारी पादरियों के लिए कहता है पहना जाने वाला कपड़ा जो होता है, यही अर्थ तो पूछ रहा था। देखो आप थोड़ा सा ध्यान लगाए, ऑप्शन आपका बी सही हो गया। ये लिखा था ट्यूक्सीडस, ये बहुत बढ़िया शब्द है। शादी पार्टी में जो हम लोग जाते हैं तो एक स्पेशल प्रकार की यूनिफॉर्म होती है, मेरे पास पोशाक होती है, मेरे पास ड्रेस होती है। तो कहने का मतलब है कि उस पोशाक को पहन करके हम जाते हैं, तो मतलब फॉर्मली क्यों कहते हैं, तो ए फॉर्मली, FORMAL, ए फॉर्मल, इवनिंग, EVENI, फॉर्मल इवनिंग, ब्लैक, BLACK, ब्लैक शूट, SUIT सूट, दैट इज ब्राइट, BRIGHT, ये देखो लिखा हुआ। तो कहता है ए फॉर्मल इवनिंग ब्लैक शूट, कहता है एक शाम को, अक्सर का शादी पार्टी के समय जाते हैं तो शाम को जो पहना जाने वाला उसके कहते हैं टिक्सॉर्डर, तुझे कहते हैं इवनिंग ब्लैक सूट, कहता है काले रंग का होता है ये पहना जाने वाला, और दैट इज कहता है ब्राइट, लेकिन होता बड़ा चमकदार, तो चमकदार शाम को शादी पार्टी फंक्शन में जाने, टाई कोट वही ड्रेस पहने हो, तो वही आपका ट्यूक्सीडस है, ये देखो। तो पूछा गया था हमारा प्रीस्ट के लिए, तो लिखा था ये लॉन्ग लूज फिटिंग क्लोथ फॉर प्रीस्ट, हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम आपको। चलिए देखिए, आप आंसर दीजिए, क्या उसका आंसर होगा। आंसर क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन होता है द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी, अच्छा कहता है, ये कहता है भूगोल की एक शाखा है जियोग्राफी, और दैट स्टडीज जो अध्ययन करती है माउंटेन एंड डियर, कहता फॉर्मेशन, कहता पर्वत और उसकी रचना का अध्ययन करने वाले, कहता है कि हम मुझे शाखा का अध्ययन करना है, द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी, और कहता है दैट स्टडीज माउंटेन
और कहता है इंडियन फॉर्मेशन, कहता है ज्योग्राफी की वह शाखा जिसके अंतर्गत कहता है पर्वतों और की रचना का अध्ययन किया जाता है। तो कहता है ये देख लो ऑप्शन पे, हम ऑप्शन से देख लेते हैं। तो ग्राफी तो सब में लिखा हुआ है, ग्राफी माने आकार की होता है, आकार लिखा हुआ है। इसके पहले तो ग्राफी शब्द से ही लगा हुआ है, जो ग्राफी लिखा, ग्राफिकल ग्राफी, ये देखो ये सभी। अब हमें याद करना है कि पैलियोग्राफी माने क्या होता है, आर्थोग्राफी माने क्या होता है, ओरोग्राफी माने क्या होता है, माइथोग्राफी माने क्या होता है। देखो आज हम चलते हैं थोड़े नीचे, एक हमने शब्द पहले पीछे से माइथो पढ़ा था, देखो ये देखो माइथो। तो इसका अगर हिंदी देखें तो कहना में होगा पौराणिक कथाओं का विश्लेषण करना। पौराणिक कथाओं का जो विश्लेषण करने वाला होता है वो माइथोलॉजी। तो माइथो शब्द मैंने पढ़ा था ग्रीक भाषा में, कहता है जिसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं होता है लेकिन उसके पीछे न कोई एक शुद्ध धार जो जुड़ा होता है, तो कहते हैं माइथोग्राफी हो गया। अच्छा ये लिखा था ओरोग्राफी, फिर लिखा है आर्थोग्राफी, फिर लिखा है पैलियोग्राफी। तीनों के अर्थ बहुत अच्छे दिए गए। पैलियोग्राफी माने होता है, हिंदी में देख लेते हैं पहले फिर अंग्रेजी में देखते हैं, प्राचीन लिपियों, प्राचीन लिपियों का अध्ययन, अध्ययन। अगर देखें तो मतलब होता है स्टडी, स्टडी ऑफ एंशिएंट, ANCIENT, एंशिएंट स्क्रिप्ट, SCRIPT स्क्रिप्ट, ये देखो लिखा हुआ। तो कहते हैं प्राचीन लिपियों का स्टडी ऑफ एंशिएंट स्क्रिप्ट, प्राचीन लिपियों का अध्ययन होता है पैलियोग्राफी में किया जाता है। तो ये हो गया। अब पूछा तो जा रहा है माउंटेन से, ठीक है, मतलब ऑप्शन हमारा डी भी खत्म हुआ है और ऑप्शन ए भी खत्म हो गया। ऑप्शन संघर्ष कह रहा है बी और सी में, तो बी और सी में क्या है, ठीक कहता है आर्थोग्राफी। देखो ये आर्थो लिखा हुआ है, तो मतलब होता है कि इसको हिंदी देखें तो सही वर्तनी लिखने का मानक नियम, मतलब कहते हैं कि स्टैंडर्ड लॉ, या TANDAI स्टैंडर्ड लॉ ऑफ राइटिंग ऑफ करेक्ट, CORRECT करेक्ट राइटिंग, WRITING, ये करेक्ट राइटिंग है। तो कहता है सही वर्तनी लिखने का मानक, स्टैंडर्ड लॉ ऑफ, कहता है कि करेक्ट राइटिंग, सही वर्तनी लिखने का नियम होता है वो आर्थोलॉजी कहलाता है। फिर कहता है ओरोग्राफी, ये देखो लिखा है ओरो, यहीं से इसका देखेंगे तो ओरो, ORO, ओरो का मतलब हिंदी में अगर डिक्शनरी पे देखेंगे तो इसको मिल जाएगा ओल्ड स्टोन, OLD ओल्ड स्टोन। ओरो का मतलब होता है ओल्ड स्टोन। अब बताओ ये पत्थर कहाँ होगा, पत्थर ही तो पर्वत होता है ना। तो बस यही पूछा गया था, माउंटेन एंड देयर फॉर्मेशन। मेरा ऑप्शन सी सही हो गया, इसलिए बी भी गलत है। तो हमने कहां से निकाल दिया, ओरो। ओरो मीन्स क्या होता है, ओल्ड स्टोन। हाँ ओल्ड स्टोन, यार स्टोन कहाँ है, वो पर्वत है। हाँ ठीक, ओरोग्राफी, बहुत अच्छा था। तो ये हो गया है ओरोग्राफी, मतलब होता है पर्वतों पर्वतों का अध्ययन, ये आपका अध्ययन, पर्वतों का अध्ययन। तो अगर ये देंगे तो स्टडी ऑफ, STUDY स्टडी ऑफ माउंटेन्स, MOUN, टू पर लिखा हुआ है ना, ये देखो पर लिखा माउंटेन, ये हो गया। तो अब हमें कहाँ पे दिक्कत आई, दिक्कत आई है थोड़ी सी आई है। देखो तो माइथो को कई 2-3 बार पढ़ चुके हो, यहाँ से माइथोग्राफी माना पौराणिक कथाएं गाथाएं लिखी हुई हैं जो कहते हैं कि देवी देवताओं पर, उसी प्रकार से ये मैथोलॉजी हो गई, तो उसका मैथोग्राफी कर दिया गया। ठीक है, अब आइए पैलियोग्राफी। हाँ पैलियो शब्द का भी अर्थ होता है, ये भी आपको हम बता दें। ये लिखा हुआ पैलियो, ये लिखा पैलियो। तो पैलियोग्राफी तो ये लिखा कोई मतलब ही नहीं है, तो ये देख लो PALIO
एईओ, पहलियो। पहलियो मीन्स क्या होता है, मतलब प्रेफिक्स शब्द है, तो पहलियो, पहलियो शब्द का मतलब क्या होगा, तो पहलियो का मतलब ही होता है लिपि। लो, पहलियो के मतलब है हम लोग लिपि कहते हैं, मतलब होता है लिखने की विधि, किस तरीके से कोई चीज है, पहलियो जो कोई लिपि, पहलियो माने लिपि होता है, इसलिए आप याद हो गया। एक एक शब्द को याद करते जाएंगे तो आपको याद होता चला जाएगा। ओरो, ओरो माने बता दिया, ओल्ड स्टोन होता है। मैथो माने क्या होता है, एंशियंट सेइंग, एंशियंट सेइंग। अगर माइथो का अर्थ देखेंगे तो ये होगा, देखो ना, एम बाई टी एच ओ, माइथो, माइथो का अर्थ है एंशियंट, ए एन सी आई ई एन टी, एंशियंट, सेइंग एस ए बाई आई एन जी, एंशियंट सेइंग। कोई पुरानी कोई कहावत है, हैं? कहावत है, कोई मनगढ़ंत कोई कहानी कथा है, ये तो कोई, देखो मैथुमा होता है एंशियंट से ही, तो हमें याद हो गया। इस तरीके से आप, और एक बार दोबारा फिर आप इसका लिख करके अगर याद कर लेते हैं आप तो कभी ना भूलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमें। चलिए पढ़िए आप और आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन आपका यहां से प्रारंभ होता है, ऊपर हिंट दी गई है। लिखा था एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग, कहता है एक स्थान से दूसरे स्थान का, मतलब स्थानापन्न, सीधे सीधी बात, द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग मतलब स्थानापन्न का कार्य, एक हाथ से दूसरे स्थान, एक वाणी से दूसरी वाणी में ट्रांसफरिंग, वंस अथॉरिटी टू अनदर, किसी अपनी एक संपत्ति को, अधिकार को दूसरे को सौंपना, अपने अधिकार को दूसरे के हाथों में सौंप देने का कार्य, द एक्ट ऑफ माने का ट्रांसफर में हस्तांतरित करने का काम, अपने संपत्ति या अपने अधिकार को तथा दूसरे के हाथों सौंप देने का कार्य क्या कहलाता है। तो इसमें देखो लिखा है, पहले का मीडियरी लिखा है, एजेंसी लिखा है, एसाइनी लिखा है, डेलीगेशन लिखा हुआ है। अब देखते हैं अर्थ क्या होता है। तो ये तो मीडिएटर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आप तो अब एसएससी का एग्जाम, जहां आप सीजीएल में बैठने जा रहे हैं, जहां एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, सीएचएसएल का देने जा रहे हैं, एस ने भी, तो आप इतना तो जानते हैं मीडियरी माने क्या होता है, मध्यस्थ। हिंदी में देखते हैं तो मध्यस्थ मतलब होता है कि जो दो लोगों के बीच में कोई बात करता है, वही तो मध्यस्थ कहलाता है, मीडियरी है। कहता है कि वन हु निगोटिएट्स, कहता है वन हु निगोटिएट्स, कहता है ऐसा व्यक्ति जो करता है, क्या करता है, बिटवीन टू पार्टी, बिटवीन, बिटवीन टू पार्टीज, PARTIE, कहता है ऐसा व्यक्ति जो कहता है निगोटिएट, देखो ये लिखा हुआ, अगर निगोटिएट माने होता है तो हिंदी में देखेंगे तो सौदेबाजी, निगोटिएट माने होता है सौदेबाजी। कहता है एक व्यक्ति जो दो पार्टियों के बीच में, हाँ, इधर की बात उधर करता था, उधर की बात इधर करता, दोनों पार्टियों को कंप्रोमाइज करता है, वो निगोटिएट मीडिएट, भाई मध्य शादी होती है ना, हाँ ठीक है, आपकी भी एक दिन शादी होगी, कोई बात नहीं है, तो कहते हैं कि भैया, हाँ, तो किसी लड़की वाले के पास सीधे तो नहीं बात कर पाते हो, हाँ करते हो तो समय तब तक काफी गुजर जाता है, तो फिर कहता है कि मेरी मेरी दिल की ये बात है, मेरी मन की ये बात है, और वो कैसे कि लड़की के पास पहुंचे, लड़की घर वालों के पास, भाई माता पिता के पास कैसे पहुंचे, तो कहता है मीडिएटर तक हो, तो वही मध्यस्थ होता ना, तो वही लिखा है, कहता है वन हू निगोटिएट, जो सौदेबाजी करता है, मतलब इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करता है, बिटवीन टू पार्टीज, ये आपका लिखा हुआ था मीडिएट, ये मध्यस्थ लिखा। एजेंसी, एजेंसी माना तो कभी मालूम है स्रोत, सही है, यहां से मतलब भी कुछ नहीं रहा। कहता है एशाइगनी, ये बहुत बड़े शब्द है, एशाइगनी, जिसे अधिकार सौंपा
जाए उसे एशाइग्नी कहते हैं। और डेलीगेशन होता है अधिकार, अधिकार सौंपना, दोनों में अंतर। जिसे अधिकार सौंपा जाए वो एशाइग्नी होगा, और डेलीगेशन जिसे अधिकार सौंपना है। अब हमें ऊपर वाले में देखना है कि ऑप्शन तो मेरा सी और डी दोनों ही संघर्ष कर रहे हैं, बड़ा आंसर पेचीदा है। देखते हैं। जिसे अधिकार देखा करता है द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग, मतलब होता है अपने अधिकार को दूसरे को देने का कार्य किया जाता है, वो डेलीगेशन कहलाता है। बस इतना ही अंतर था। डेलीगेशन, बाद बाकी ये चीज, दोनों चीजें लगभग एक ही जैसी दी गई हैं। और एसाइग्नी वो होता है जैसे कि मुझे अधिकार दे दिया गया तो मैं एसाइग्नी हो गया, लेकिन जो देने का कार्य किया जाता है वो डेलीगेशन किया जाता है। बस यही अंतर था, अधिकार सौंपना। तो डेलीगेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग, यही लिखा हुआ द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग, यही लिखा हुआ। हो गया काम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं फटाफट। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। बिलोंगिंग आर कहता परटेनिंग टू एन इंडिविजुअल और फ्रॉम बर्थ। कहता है कि विशेष तौर से जो चीज हमारे जन्म से संबंधित, बिलोंगिंग माने संबंधित होना, पर्टेनिंग में संबंधित होना, दोनों शब्द एक ही दिए गए हैं। बिलोंगिंग और पर्टेनिंग दोनों शब्द सेम ही दिए गए हैं। तो कहता है कि टू एन इंडिविजुअल माने वही पर्सन, हम बर्तन पे कहता है कि ऐसी वस्तु जो व्यक्ति के जन्म के साथ में जुड़ी होती है, मतलब जो कहते हैं कि जन्म जात होना। अगर देखेंगे तो इसका अर्थ होगा टू इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, व्यक्ति के जन्म के साथ होने वाली कोई घटना वस्तु, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो कहता है, पहले कहता है कांग्रीगेशनल। कांग्रीगेशनल, इसको अगर देखा जाए हिंदी में तो हम लोग ये कहेंगे ये होती है सभा। और किनकी सभा। कहता है ईसाई लोग अपने प्रार्थना में जो लोगों को शामिल करते हैं, जो लोगों को शामिल करते, ये शामिल वाला ये लिखा है। कहता है कि सभा में जो लोग, कौन, कहता है ईसाई धर्म के लोग अपनी प्रार्थना में, कहता है जिन जिन लोगों को शामिल करते हैं, मतलब चर्च में, कहता है कि चर्च में इकट्ठे होने वाले लोगों का एक समूह है, वो सभा दिया गया है, वो कांग्रीगेशन कहलाता है। बात समझ आ गई, ठीक। फिर कहता है कांजी निटल और कांग्रुएंट और कॉन्जीनियल। बहुत सही है, तीनों ऑप्शन एक दूसरे से बहुत संपर्क कर रहे हैं। बी सी डी लगाए, दिमाग कहां पर लगेगा देखें। कांजीनियल की तो हिंदी मालूम होगी, ये था अनुकूल, इसकी हिंदी होते है अनुकूल। कांग्रुएंट ये संगत होता है, और कांजीनिटल माने होता है जन्म जात। जो इतना अर्थ आपका लग गया, मैंने आपको बता दिया। अब ऑप्शन देखें क्या होता है। क्या अर्थ मिला, इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ। ये देखो रियल का फ्रॉम बर्थ, देखो ये लिखा जन्म से, किसी व्यक्ति के जन्म के साथ जुड़ी हुई चीजें तो जन्मजात कहलाती हैं। ऑप्शन आपके लिए बी हो गया, कांजी निटल, कांजी नियल, इसको पढ़ेंगे टीथान करके, कांजी नियल पढ़ेगा, ये जन्म मतलब फ्रॉम बर्थ जो हो गया। ये लिखा था है कांग्रुएंट माने संगत, भाई इसको ऐसे कहते हैं कि विचारों से मेल खाना, तो संगत पूर्ण कहलाता है, ये संगत है।
मतलब कहते हैं हिंदी लिखते हैं अगर आइडियाज एंड फीलिंग्स FEELINGS दैट मैच टू अनादर। कहता है विचार या भावनाएं जो दूसरे के विचारों भावनाओं से मेल खा जाती है, मैच कर जाती है। देखो ये लिखा हुआ है, यही है। तो ये लिखा कांग्रुएंट। ये कांजिनियल है, ये अनुकूल। अनुकूल जैसे सुखद वातावरण के लिए अनुकूल, हमेशा कहते हैं सुखद, सुखद वातावरण। ये अनुकूल वातावरण, वातावरण ये देखो लिखा सुखद वातावरण। ये कांजिनियल लिखा होता है, मतलब प्लीजेंट। यहां लिख सकते हैं हम लोग PLEASANT, प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, ATMOS और PHERE। ये प्लीजेंट एटमॉस्फेयर के लिए आता है, अनुकूल। ये कांजिनियल है। कहते हैं मतलब आता है ये न्यू टीचर दैट कम स्टडी इन माय क्लास वाज वेरी कॉन्जीनियल। कहता है एक अध्यापक जो मेरी कक्षा में कल आया था वो कहता बहुत सुखद था। यही तो कॉन्जीनियल है। ही इज, कहता है ही इज ए कॉन्जीनियल पर्सन। वह एक सुखदाई, मतलब एक बहुत अच्छा अनुकूल दशा वाला व्यक्ति है। यही अनुकूल वाला है, यही लगा हुआ। तो हमने आपको फिर देखो याद करा दूं एक बार। तो कहता है कांग्रीगेशनल। कांग्रीगेशन में सभा होता है, पहले तो ये करने वाली होती है। नहीं, कौन सी सभा होती है भाई? कोई पार्लियामेंट्री सभा थोड़ी ना। कहता है ईसाई लोग जो मंदिर में पूजा प्रार्थना के लिए जाते हैं, और कहता है वो इकट्ठे होते हैं, जब पीपल हु आर गेदर्ड, कहता है इन द चर्च फॉर प्रेइंग टू गॉड, जो ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए जाते हैं वो कांग्रीगेशन, वो कहलाती है सभा। ये जन्मजात। कहता है कि तुम्हारे अंदर ये बीमारी है, ये जन्मजात बाई बर्थ, मतलब दिस डिजीज इज बाई बर्थ। ये बीमारी जो है आपकी जन्मजात है, तो ये कांजिनेरिया लिखो जन्मजात हो गया। ये कहता है कांग्रुएंट माने संगत। कहता है आपका जो प्रश्न का जवाब है, द आंसर दैट यू गिवन इज कांग्रुएंट, जो आपने प्रश्न का जवाब दिया है बहुत संगतपूर्ण है, तो ये कांग्रुएंट हो गया। ये कांजिनियल ने कहा अनुकूल। कहता है इन ए कांजिनियल एटमॉस्फेयर वी वेर ऑल प्रेजेंट। अब जब भी जो अनुकूल वातावरण थी हम लोग बहुत खुश थे, तो वही कांजिनियल लिखा है, अनुकूल वातावरण, सुखद वातावरण, प्लीजेंट एटमॉस्फेयर के लिए। ये कांजिनियल हो गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा मिला था? बी ऑप्शन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा सा आंसर सुना। 13 नंबर देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका कहां से प्रारंभ होता है? यहां से प्रारंभ होता है आपको क्वेश्चन। द मिनिस्टर वेंट टू विजिट द मॉन्यूमेंट सेट अप फॉर पीपल हु वेयर बरीड इन अदर कंट्रीज। कहता है कि मंत्री गण, मंत्री लोग, कहता है वेंट टू विजिट, कहता है वहां घूमने के लिए जाते हैं। कहाँ घूमने के लिए जाते हैं? देखने, विजिट ये देखा, घूमने के लिए, मिलने के लिए, देखने के लिए जाते हैं। द मॉन्यूमेंट मन मठों को देखने जाते हैं। और सेट अप फॉर पीपल, जो लोगों के बनाए गए हैं। कहाँ? कहता है हु बेयर बरीड इन अदर कंट्री, जो दूसरे देशों में थे और वहीं उनका दफन कर दिया गया। कहता उनकी स्मृति में जो मठ बनाए गए उनके लिए का शब्द होगा। तो देखो ये लिखा हुआ है, पहले लिखा, पहले ग्रेप्स लिखा हुआ है, सिमेट्री लिखा है, और सीनोटैप्स लिखा हुआ है, और कॉफिन्स लिखा है। तो ग्रेप्स देखो, ये देखो पहले बात तो अर्थ देख लें क्या क्या अर्थ होता है। तो कहता है ये ग्रेप्स मानी कब्र है। ये देखो हिंदी में लिखते कब्र, मतलब ए प्लेस वेयर द मैन इज, वेयर द पर्सन इज बरीड, जहां जो है व्यक्ति को दफना दिया जाता है, वो आपका ग्रेवयार्ड, मतलब कब्रिस्तान। ग्रेव माने कब्र। फिर लिखा हुआ है सिमेट्री। अच्छा, सिमेट्री में तो कहा था ये भी है। सिमेट्री, कब्र दाह, ये सिमेट्री, ये कब्रदाह है। तो कहता है कि ऐसा स्थान जहां जहां लोगों को दफन किया जाता है, ये कब्रदाह, ये कब्र है, ये कब्रदाह, ये जो कब्र लिखा है ये सिमेट्री है। कहता है सीनोटैप्स, सीनोटैप। तो सीनोटैप्स माने होता है मेमोरी, MEMOR बाई मेमोरी,
मोन्यूमेंट्स है। कहता है जो किसी व्यक्ति की यादगार में कहता है कोई मठ बना दिया जाता है वो सीनोटेप्स कहलाता है। और यही जो है स्मृति क्या लिखते हैं हिंदी में? स्मृति, स्मृति मठ, ऐसे मठ सीनोटेप। ये कॉफिन से लिखा हुआ है। कॉफिन का हिंदी में देते सब पेटी, सब पेटी। इसको देखेंगे ए बॉक्स ऑफ, ए बॉक्स इन व्हिच डेड, DEAD, बॉडी, कहता है ए बॉक्स इन व्हिच द डेड बॉडी इज केप्ट। कहता है कि ये ऐसा कोई बक्सा, बॉक्स लिखा हुआ है इन व्हिच जिसमें कहता है कोई डेड बॉडी, ये मृत शरीर जो है रखा जाता है, ये रखा जाता है। ये तो कॉफिन कहते हैं, सब पेटी। तो हमें चाहिए था आंसर कहां से? कहता है कि हु वे बड़ी अनादर अदर कंट्री, जो दूसरे लोग जो दूसरे देश में जाकर के और कहीं ना कहीं से उनका देहांत हो गया और वहीं पर उनके लिए कोई स्मृति का कोई भवन थोड़ा सा बना दिया गया। तो उसी के लिए हम लोग सीनोटैप, ऑप्शन हमारा सी था, आप गलत चुन रहे थे, ऑप्शन सी सीनोटैप हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। एग्जैक्टली द सेम बर्थ एज बेयर यूजली ओरिजिनली, सेम बढ़ रहा है, सेम सेम द सेम वहां लिखा, वर्ड ही लिखा, बेयर यूज ओरिजिनली। कहता है वही शब्द बोलना, वही शब्द दोहराना जो शब्द पहले किसी ने बोले थे, बताए थे। कहता है कि बताए हुए शब्दों को पुनः दोहराना, ये लिखा हुआ है। एग्जैक्टली माने ठीक ठीक, द सेम माने वही, वर्ड माने शब्द, एज बेयर जो पहले प्रयोग किए गए थे, ओजनी माने मूल रूप से वे शब्द जो पहले प्रयोग किए गए थे और उन्हीं शब्दों को फिर दोबारा ही दोहराया जाता है। मतलब शब्दों को पुनः दोहराया जाना के लिए क्या होगा? ऑप्शन ABCD दिया गया था। तो देखो बहुत आसान है। तो देखा ये फैक्चुअल, तो फैक्चुअल देखें तो होता है तथागत, ये लिखा है ओर्नेट, ओर्नेट माने होता है वर्णन, ये लिखा है प्रिसाइज, ये होता है सही, प्रिसाइज माने सही होता है। वर्बैटिम ये होता है शब्दों को ठीक वैसा दोहराना, यही से पूछ रहा था। मतलब रिपीटिंग द वर्ड इन द सेम मैनर, उसी तरीके से शब्दों को पुनः दोहराया जाता है वर्बैटिम। और यही कहता था सेम वर्ड एज वेरी यूज्ड जनरली, तो यही ऑप्शन कर रहा था, आप वर्बैटिम हो गया ऑप्शन। कुछ करने था, फैक्चुअल में कोई था ही नहीं। फैक्ट एंड फैक्चुअल पढ़ते हो, ओ नेट कर रहे, वर्णन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं थी। प्रेसाज माने सही, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये सही है, यही तो लिखा था, ठीक सही यही तो लिखा था। ये बात बिल्कुल संगत पूर्ण है ना, तो यही तो हम पढ़ते थे संगत पूर्ण, ये प्रेसाइज, यही बात। कुछ है ही नहीं, खास नहीं था इसमें, इस क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 15, और ये आपका लिए लास्ट क्वेश्चन, आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे। जीनोफोब, एम्बार्गो, टोपेरी, शोजन, ये इंपॉर्टेंट, ये पीछे वाली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन को पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है? ए शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस, कहता है बहुत थोड़े समय के लिए किसी स्थान पर रुकना या ठहरना। शॉर्ट स्टे, ये देखो लिखा शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस, किसी स्थान पर बहुत थोड़े समय के लिए रुकना या ठहरना। अब लिखा देखो, पहला तो ऑप्शन देख लें क्या कहता है। अगर हमने पीछे से पढ़ा था तो हम अपना ध्यान बहुत जल्दी से करेक्ट कर लेंगे। तो कहता है देखो जीनोफोबिया आपने पीछे पढ़ा था अभी,
तो जीनोफोब लिखा, फोबिया का जब फोब कर दिया तो जीनोफोबिया का यौन डर। अभी कहता है फियर ऑफ इंटीमेसी, यही तो पढ़ा था आपने। तो जीनोफोबिया लिखा होता है ये यौन भय, तो ये तो अभी भैया है नहीं, पूछता मुझसे कुछ और रहा है, तो यो यौन भय हो गया, यौन डर हो गया। ठीक कहता है ये। अगर यहां से देखें देखो टोपी नहीं लिखा हुआ, ये तो अक्सर कर जाते हो जब कहीं भी, अरे यार हमारे बगीचे में टोपी करना है, मतलब होता है ट्रिमिंग करना होता है, ट्रिमिंग यही चीज है, मतलब होता है पेड़ पौधों की काट छांट करना, ट्रिमिंग करना, ये होता है पेड़ पौधों, और खास करके देखा जाए तो झाड़ियों की बात की काट छांट, काट छांट करना, ये देखो ये आता है, ये आता है, ऐसे पकड़ोगे आपने। सोजर्न कहता है एक छोटी सी यात्रा, ये भी कहलाती है छोटी यात्रा, सोजर्न कहलाती है। और फिर लिखा हुआ है एम्बार्गो, तो एम्बार्गो का अर्थ भी अपने आप में प्रतिबंध, या कहते हैं कि प्रतिबंध लगा दिया या रोक। अगर कहते हैं कि अवर गवर्नमेंट इम्पोज्ड ऑन एम्बार्गो और फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, कहते हमारी सरकार ने कहता बाहर से आने वाली चीजों पर रोक लगा दी है, कहते अवर गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड ऑन एम्बार्गो, ये देखो लिखा एम्बार्गो और फॉर एक्सपोर्ट, तो कहता है हमारी सरकार ने जो है वस्तुएं हमारे देश में आ रही थी जा रही थी उनके लिए प्रतिबंध लगा दिया, यही लिखा एम्बार्गो, ये देखो एम्बार्गो लिखा। अब हमें पढ़ना था शॉर्ट स्टे, छोटी सी यात्रा, और ये देखो ठहराव, ये सोजन, तो ऑप्शन होगा फिर डी। तो जीनोफोबिया ये गलत हो गया, एम्बार्गो प्रतिबंध रोक लगाना होता है, कहता है टोपी काट छाड़ करना है, ये क्या नाम है ट्रिमिंग, TRIMMING, ट्रिमिंग द सर्व, SHURBS, सर्व कहता है प्लांट, PLANTS, कहता है यही ट्रिमिंग करना, यही जब आपको जब टॉपिक शब्द दिया जाएगा ना तो आपको ट्रिमिंग शब्द बताएगा, तो ट्रिमिंग दी कहता है सर्व, ये दिया गया अच्छा प्लांट कहता है पौधों का कहती काट छाट करना, क्योंकि जब झाड़ी नुमा पौधे हो जाते हैं ना तो सही सुडौल नहीं बनते हैं, उनको सही सुडौल अच्छा देखने को बनाना, तो यही होता है टोपियरी। एम्बार्गो होता है प्रतिबंध लगाना, मैंने कहता है गवर्नमेंट हैज इम्पोर्ट कहता है एन एम्बार्गो और फॉर एक्सपोर्ट, कहता है हमारी सरकार ने कहता आने जाने वाली वस्तुओं के लिए प्रतिबंध लगा दिया, वही एम्बार्गो लिखा हुआ है। जीनोफोबिया कहता है फियर फॉर सेक्सुअल इंटीमेसी, तो सेक्सुअल इंटीमेसी है ये, SEXUAL सेक्सुअल इंटीमेसी, INTI और MACY, ये सेक्सुअल इंटीमेसी थी ये, तो ये हो गया आपका। तो आपका ऑप्शन कौन मिला, ये देना, यही लिखा था ए शॉर्ट स्टे एट प्लेस, ऑप्शन डी। थैंक यू वेरी मच, आपको नेक्स्ट फिर वीडियो में मिलेंगे, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ बने रहिए। और मैं एक बात फिर दोहरा रहा हूं आपसे, ये आपकी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन निकल के नहीं जाएगा, वो ट्रिक है, वो एक तरीका है वो पढ़ाने का, और इतने वन सब्स्टिट्यूट हैं जितने की आप आशा नहीं करते, हजारों की संख्या में है, लेकिन कौन सा उपयोगी कौन सा महत्वपूर्ण कैसे परीक्षा में पूछा जाता है, ये जो मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए हैं वास्तव में आपके परीक्षा के लिए ही है और परीक्षा में आए हुए हैं। तब तक के लिए मेरे साथ बने, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।